हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 6 पार्ट करा दिए हैं। जिन्होंने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर 6 पार्ट देख सकता है। आज हमारा परसेंटेज का है पार्ट 7। ये क्लास मेरी कांस्टेबल से लेकर IBPS PU तक के लिए है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से बिल्कुल हाई लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक से शुरू करा था और बिल्कुल मॉडरेट से हाई हाई आपको करा रहा हूँ बिल्कुल सवाल में। आज हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए, 7वां पार्ट है। मैंने 6 पार्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कराए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को आप तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारा एक होगा मोटिवेशन थॉट। सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो हमें सक्सेस मिलती है वो किससे मिलती है? अनुभव से मिलती है। सक्सेस किससे मिलती है? हमें अनुभव से मिलती है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव से मिलती है। और एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। इस बात का मतलब समझिए, अगर हमें कोई सफलता मिल रही है तो किससे मिलेगी? वो अनुभव से मिलेगी। और हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो किससे मिलेगा? बैड एक्सपीरियंस से मिलेगा। सपोज दैट जैसे हमारी लाइफ में कोई गलत होता है, जैसे हम कभी फेल हो जाते हैं, कहीं कुछ गलत होता है तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बैड एक्सपीरियंस से हमेशा ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनुभव जो आता है हमेशा बैड एक्सपीरियंस से आता है। जब तक कोई इंसान गड्ढे में नहीं गिरता तो वो उठेगा कैसे? गड्ढे में गिरना जरूरी है तभी वो उठेगा। तो ऐसा नहीं सभी गिरते हैं, पर जो 90% ऑलमोस्ट गिरते हैं तभी वो उठते हैं। कोई भी महान व्यक्ति पहले गिरेगा फिर उठेगा। तो इसलिए कहा गया है कि सक्सेस जो कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो सक्सेस मिलेगी एक्सपीरियंस से मिलेगी, और एक्सपीरियंस जो आएगा हमें वो बैड एक्सपीरियंस से आएगा। तो आपको थॉट का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए आज के पहले सवाल पर चलते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने हाई लेवल ले लिया है। यदि आयकर में 19% वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल का मतलब समझिए। आयकर आपने पढ़ा तो होगा, टैक्स। टैक्स में जो है 19% की जो होती है इंक्रीमेंट होता है। टैक्स में जो है 19% का क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। तो जो उसकी इनकम है, शुद्ध आय है, मतलब नेट इनकम जो है 6% की क्या हो जाता है? डिक्रीजमेंट हो जाता है। तो पूछ रहा है इनकम की रेट बताइए। इस बात को समझिए। देखिए, मान लीजिए जैसे मान लीजिए इनकम है, ये इनकम, टैक्स और नेट इनकम, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी की इनकम 100 रुपये है, कितने रुपये? 100 रुपये है, और टैक्स उस पर 10% लग रहा है, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। अगर इनकम 100 रुपये ही है, अगर इनकम 100 रुपये ही है, टैक्स मान लीजिए 10 से 15 हो गया, तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? 85 हो जाएगी। तो आप इस बात का मतलब समझिए, अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है, अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपकी नेट इनकम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपकी नेट इनकम भी क्या हो जाती जाएगी? कम होती जाएगी। पहले इनकम कितनी थी? 100, टैक्स 10 था तो नेट इनकम कितनी थी? 90, ठीक है। अब इनकम जो है 100, टैक्स जो है 15 लग रहा है, तो नेट इनकम क्या होगी? 85 होगी। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आई होगी, यहाँ पर अगर आपकी टैक्स 15 जा रहा है तो आपका अगर टैक्स 10 जा रहा है तो नेट इनकम भी कितनी कम हो रही है? 10 कम हो रही है। अगर आपका टैक्स 15 कम हो रहा है तो नेट इनकम भी क्या हो रही है? 85 कम हो रही है। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जो हमारा टैक्स है, जो हमारा टैक्स है वो जितने परसेंट कम होगा उसकी नेट इनकम भी क्या होगी? उतने ही परसेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यहाँ भी 10 है तो यहाँ पे भी हमारा 10 है, यहाँ भी 10 है तो हमारा यहाँ पे भी क्या है? हमारा 10 है। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ मेरी समझ में आई होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा टैक्स है, जो हमारा टैक्स है उसका 90% कितना दे रखा है? 90%, 19/100। जो हमारा टैक्स है उसका 19% किसके बराबर हो जाएगा? हमारा
शुद्ध आय में 6%, नेट इनकम के 6% के बराबर हो जाएगा, नेट इनकम के 6% के बराबर हो जाएगा। जो हमारा टैक्स है उसका 19% नेट इनकम के 6% के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से सवाल ख़त्म हो गया हमारा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो हमारे वृद्धि होगी वही हमारे किसके बराबर हो जाएगी, नेट इनकम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। यहाँ से बात 100 से 100 कट जाएगा हमारा, 100 से 100 कट गया तो नेट टैक्स अपॉन नेट इनकम किसके बराबर हो जाएगी, 6/19 के बराबर हो जाएगी। जो आपका टैक्स अपॉन नेट इनकम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 6/19 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, मान लीजिए नेट इनकम आपकी 19 है, उस पर 6 का टैक्स लग रहा है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 25, क्योंकि नेट इनकम तो आपकी 19 है, टैक्स तो 6 का लग रहा है, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 25 हो गई। अब आपकी इनकम 25 हो गई, 6 रुपये टैक्स लग रहा है, तो पूछ रहा है उस पर परसेंटेज, तो 6 रुपये तो आपका टैक्स हो गया, किस पर, इनकम कितनी है 25 मल्टीप्लाई 100, तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो आपकी नेट इनकम कितनी आ जाएगी 24%। कितनी आ जाएगी 24%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें एक बार। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम आपको नेक्स्ट सवाल कराएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। अगला सवाल देखिए, वो सेम सवाल है। यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अगर आपका पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को 5 सेकंड में कर देंगे। देखिए कैसे, टैक्स का 17% इक्वल हो जाएगा आपके नेट इनकम के 3% के बराबर। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, टैक्स अपॉन नेट इनकम कितनी आ गई, यहाँ से 3/17 आ गई। तो हमारी इनकम कितनी हो गई, टैक्स तो 3 का लग रहा है, नेट इनकम 17 हो गई, इनकम कितनी हो गई 20, और टैक्स कितना लग रहा है 3, किस पर लगेगा वो 20 पर ही तो लगेगा, गुणा 100, गुणा कितना हो जाएगा 100 का, तो 20 से कितना कट जाएगा 5 बार, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 15%। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए एक बार देखिए, टैक्स का 17% किसके बराबर हो जाएगा, नेट इनकम के 3% के बराबर हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, टैक्स अपॉन नेट इनकम कितनी आ गई हमारी 3/17। जब 3 टैक्स है 17 नेट इनकम है तो इनकम कितनी हो गई 20 हो गई। अब 20 हो गई तो टैक्स कितना लग रहा है उस पर 3 लग रहा है, किस पर लगेगा वो इनकम पर लगेगा। इनकम कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 15%। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कह रहा है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट हैं। आप सवाल को समझिए, एक ट्रेन में जो है उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 20 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71.3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 25% स्थान हमेशा रिक्त रहता है। सवाल देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, सवाल जो है देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, पर इसको हम सरल कैसे बनाएंगे ये देखिए। इसमें कह रहा है एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। मान लीजिए 10 डिब्बे हैं तो सीट भी क्या हो जाएंगी हमारी 10 के बराबर हो जाएंगी। ये बात आपके समझ में आती है। एक डिब्बे में 20 व्यक्ति हैं, मतलब हमारे एक डिब्बे में कितने हैं 20 व्यक्ति, मतलब 20 सीट हैं हमारे। कितनी सीट है 20 सीट है या 20 व्यक्ति हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो उसकी क्षमता का मतलब, उसकी क्षमता का मतलब ट्रेन की डिब्बे की क्षमता का, उसकी कैपेसिटी का कितना है 71.3/7% है। अब 71/3/7% कितना होता है हमारा 5/7 होता है। कितना होता है 5/7 होता है। ये बात समझ में आई आपके, नहीं आई। अब देखिए कैपेसिटी का 5/7, कैपेसिटी का 5/7 किसके बराबर है 20 के बराबर है। कैपेसिटी का 5/7 किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो यहाँ से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। जब हमारी कैपेसिटी आ जाएगी तो हमारी वहाँ से डिब्बे आ सकते हैं, वैगन आ सकती हैं। जब हमारे कैपेसिटी भी आ जाएगी वैगन भी आ जाएगी, तो वहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं हमारे टोटल सीट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जो हमारा कैपेसिटी है, जो हमारी कैपेसिटी है उसका 5/7 किसके बराबर है हमारा, किसके बराबर है 20 के बराबर। किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो हमारा यहाँ से कट जाएगा 5 से कितने बार कट जाएगा 4 बार, तो 7 4 कितना, कैपेसिटी कितनी आ गई। अब कैपेसिटी यहाँ से कितनी आ गई 28 आ गई। जब कैपेसिटी 28 आ गई
तो वैगन में कितने हो गए हमारे, वैगन में कितने हो गए 28 हो गए, क्योंकि 28 कैपेसिटी है तो वैगन में कितने होंगे 28, क्योंकि कहा गया है ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट हैं। तो टोटल सीट कितनी हो गई हमारी 28 मल्टीप्लाई 28 कितनी हो जाएंगी, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, कितना हो जाएगा 784। अब क्या कह रहा है, यदि 25% स्थान क्या रहता है रिक्त रहे, 25% मतलब 1/4 क्या रह रहा है रिक्त रह रहा है, 1/4 क्या हो रहा है उसमें खाली रह रहा है, तो भरा हुआ कितना होगा 3/4, कितना भरा हुआ होगा 3/4, 1/4 जब खाली है तो भरा हुआ कितना है, मतलब 25% अगर खाली है तो भरा हुआ कितना है 75%, 75% की वैल्यू कितनी होगी 3/4, 3/4। तो हम क्या निकालेंगे 784 का क्या निकाल देंगे 3/4 हम निकाल देंगे, 784 का हम क्या निकालेंगे 3/4 निकाल देंगे। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 2 192 196, 4 9 जा 4 6 जा 36, तो हमारा क्या आएगा 196 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा 588, कितना आ जाएगा हमारा 588। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार देखिए सवाल, इसमें क्या कह रहा था, एक डिब्बे में 20 व्यक्ति हैं, मतलब 20 सीटें हैं, जो कि टोटल नहीं है, मतलब किसी की क्षमता का 71.3/7% है। अब 71/3/7% क्या होता है हमारा, हमने उसकी वैल्यू लगाकर 20 के बराबर कर दी, हमने उसकी वैल्यू लगाकर 5/7 होता है हमारा, 71/3/7 जो होता है हमारा कितना होता है 5/7 होता है। तो किसी का 5/7 किसके बराबर है 20 के बराबर है, किसी का 5/7 किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो हमने टोटल कैपेसिटी निकाल ली, टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई 28 आ गई। जब हमारी टोटल कैपेसिटी 28 हो गई तो हमारे वैगन में कितने हो गए 28 हो गए, तो 28 और 28 का मल्टीप्लाई कर दिया 784 हमारे हो गए टोटल सीट, हमारी 784 कितनी हो गई टोटल सीट। अब कह रहा है वो इसमें 25% स्थान हमेशा रिक्त रहता है, मतलब खाली रहता है 25%, तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25% खाली है तो मतलब 1/4 खाली है, भरा हुआ कितना है 3/4, और 784 का 3/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 588। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, दीपक की आय में पहले 25% की वृद्धि की गई, कितनी परसेंट की वृद्धि की गई 25% की वृद्धि की गई, बाद में इसमें 20% की कमी आ गई, कितनी कमी आ गई तो 25% की वृद्धि की गई, मतलब 1/4, 20% की कमी मतलब 1/5, इसमें हो रहा है वृद्धि इसमें हो रहा है कमी। ये समझिए एक बात को, 4 से 5 हो रही है कोई चीज़, 4 से क्या हो रही है 5 हो रही है, तो वो हमारी चीज़ क्या हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, और 5 से 1 कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी हमारी 5/4 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो दीपक है हमारा, उसकी पहले क्या हो रही 25% की वृद्धि, मतलब 1/4 कितनी बढ़ रही 1/4, तो नेट तो उसकी 4 ही रहेगी, पर 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 25% की वृद्धि हो गई। अब बाद में क्या होगा 20% की कमी, क्या हो गई 20% की कमी हो गई, मतलब 1/5 हो गया 20% की कमी, तो 5 तो पहली रही, अब 1 कम हो गई तो कितनी रह हो गई 4, तो दीपक मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 4/5 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये नेमिस के बराबर है, किसके बराबर है नेमिस की आय के बराबर। अब नेमिस की आय देखिए, दोबारा देखिए सवाल को, यहाँ से पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। क्या आया हमारा दीपक का 5/4 मल्टीप्लाई 4/5 किसके बराबर हो जाएगा नेमिस के बराबर। नेमिस के किसके बराबर हो जाएगा, नेमिस का पहले क्या हो रहा है देखिए, नेमिस का जो हो रहा है पहले क्या हो रहा है 25% की कमी हो रही है, नेमिस में क्या हो रही है 25% की कमी हो रही है, मतलब 1/4, तो 4 से क्या हो रही है 3 हो रही है, 4 से क्या हो रही है 3/4 हो गई, मल्टीप्लाई 3/4 हो गई। बाद में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, बाद में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1/5, तो 5 तो पहले थी बढ़ गई 1 तो क्या हो गई 6/5 हो गई, ठीक है। देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो दीपक अपॉन नेमिस कितना आ गया हमारा 2 3 या 6, 2 2 या 4, तो कितना हो गया 9/10 हो गया। दीपक अपॉन नेमिस कितना हो गया 9/10 हो गया। तो क्या पूछ रहा है नेमिस और दीपक की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा नेमिस और दीपक की आय का अनुपात 10:9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए, दीपक की आय में पहले 25% की वृद्धि की गई, 25% की वैल्यू होती है हमारी 1/4 होती है, कितनी होती है 1/4 होती है,
ठीक है, वृद्धि की गई, 4 तो पहले थी, 1 बढ़ा दी गई तो कितनी हो गई, 5 हो गई, मल्टीप्लाई। फिर क्या हो रही, 20% की कमी, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5 हो गया हमारा। तो 5 तो पहले थी, फिर 1 पर 1 कम कर दी गई तो क्या हो गई हमारी, 4/5 हो गई। वो किसके बराबर है, नेमिस का पहले क्या हो रहा है, 25% की कमी हो रही है। तो 1/4 थी, 4 से कितनी हो रही, 3/4 हो गई, कितनी हो गई, 3/4 हो गई। फिर क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से कट गया, तो दीपक अपॉन नेमिस आ गया 9/10 आ गया। दीपक अपॉन नेमिस कितना आ गया, 9/10 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, नेमिस और दीपक की आय का अनुपात। नेमिस तो नीचे लिख रहा है, दीपक ऊपर लिख रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, 10/9। आप 9/10 मत कर दीजिए, जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ऑप्शन में आपका 9/10 भी लिख रहा होगा और 10/9 भी लिख रहा होगा। तो आपको ध्यान से करना है कि पूछ किससे रहा है, नेमिस का दीपक से पूछ रहा है। अगर दीपक का नेमिस से पूछ रहा होता तो होता हमारा 9/9 होता। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त करता है। देखिए इस टाइप का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, इस टाइप का सवाल मैं आपको एक बार करा चुका हूँ। एक बार देखिए कॉन्सेप्ट, इसके बाद जो सवाल आएगा वो आपका IBPS PU लेवल का होगा। ये तो आपका मतलब ये मान लीजिए क्लर्क लेवल का है। अब जो सवाल आएगा वो आपका IBPS PU लेवल का। इसलिए मैं ये पहला सवाल इसलिए थोड़ा सिंपल लेके आया हूँ, अगला सवाल थोड़ा मैं हार्ड कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई। आज हमारे 7 पार्ट होंगे, बाकी के 3 पार्ट जो होंगे बिल्कुल हाई होंगे आपके, जो बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए आपका IBPS PO और SSC CGL टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, सवाल को लिख लिया, वो 30% प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, 80 अंकों से फेल हो रहा है। 80 अंक से क्या हो रहा है, फेल। अगर इसमें 80 जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, श्याम अगर 200 प्राप्त कर रहा है, कितने, 200, और 15% से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। बस सिंपल हो गया सवाल। 30% में से 15% जाएंगे तो 15% बचेंगे, और 200 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। 200 में से 80 जाएंगे, क्या बचेंगे हमारे, 20 बचेंगे। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी 120 बचेंगे। 80 है तो क्या बचेंगे, 120 बचेंगे। तो 15% की वैल्यू किसके बराबर हो गई हमारी, 120 के बराबर हो गई। 15% की किसके बराबर हो गई, 120 के बराबर। तो हम मार्क्स निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 100% की क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से 120 गुणा 100 मल्टीप्लाई बाई 15, 8 बार। तो कितना आ गया हमारा, 800 आ गए। कितने आ गए हमारे, 800 आ गए। कितने आ गए, 800 आ गए। यहाँ से हमारे पासिंग टोटल मार्क्स कितने आ गए, 800 आ गए। पर पूछ क्या रहा है इसमें, पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए। तो देखिए यहाँ से वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है, वो 30% प्राप्त कर रहा है। तो 800 का 30% क्या होगा, 240, क्या होगा, 240 होगा। अगर प्लस 80 कर दूँ तो पास हो जाएगा। तो पास कितने पे हो रहा है, वो 320, कितने पे हो रहा है, फिर वो 320 पर क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। अगर मैं 80 जोड़ दूँ 240 में तो वो पास हो जाएगा 320 पर। तो वो पूछ रहा है 320 जो है 800 का कितना % है, 320 जो है आपका 800 का कितना % है पूछ रहा है। वो मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 8 से कितना कट जाएगा, 40%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सवाल। कुछ भी नहीं था सवाल में, जो हमने किया हमारी वैल्यू आ गई। हमारी यहाँ से 15% की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 120 आई थी। तो 100% की कितनी हो जाएगी हमारी, 800 हो जाएगी। अब वो कह रहा है 800, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, हमारा 30% अंक प्राप्त कर रहा है। तो 800 का 30% कितना होगा, 240। 800 का 30% कितना हो गया, 240 हो गया। प्लस 80 से फेल हो रहा है, तो 240 में 80 जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 320 चाहिए। जो किस, अब वो पूछ रहा है 320 800 का कितना % है। 800 में से 320 नंबर चाहिए तो कितने % होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 40%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है, अब देखो ये सवाल है SBI PO का। किसका है, SBI PO का सवाल है। एक किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त कर रहा है, कोई बात नहीं, 30% अंक प्राप्त कर रहा है, और वो क्या हो रहा है, 25 अंक से कम प्राप्त कर रहा है। मतलब 30% में अगर मैं 25% जोड़ दूँ
30% में अगर मैं, देखिए 30% में अगर मैं 25% जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। पर हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए पहले वो निकालने पड़ेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है वो, उत्तीर्ण अंक से 25 कम प्राप्त होते हैं उसे, ठीक है, 25 जोड़ दिए मैंने। बी अधिकतम अंक का 40% प्राप्त करता है। जो बी जो है आपका वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 40% अंक प्राप्त कर रहा है। जो उत्तीर्ण अंक से 25% कितने हमारे अधिक हैं। अब देखिए 25% अधिक है, कितने अधिक है? 25% हमारे क्या है? अधिक हैं। तो 25% अधिक हैं तो 25% मतलब कितना हो गया हमारा? 1/4 हो गया। कितना हो गया वो? 1/4 हो गया। तो वो कितने प्राप्त कर रहा होगा? 5/4 ही तो प्राप्त कर रहा होगा। 25% कितने अधिक हैं? 25% अधिक है तो कितने प्राप्त कर रहा होगा? 5/4 प्राप्त कर रहा होगा। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई यहाँ से? बी जो है आपका अधिकतम अंक का 40% अंक प्राप्त करता है। कितने पर प्राप्त करता है? 40% अंक प्राप्त करता है। 40% जो किसके बराबर है? आपके पासिंग मार्क्स के। पासिंग मार्क्स के किसके बराबर है? आपके 25% अधिक है। पासिंग मार्क्स है तो अधिक है तो हमारे 1/4। अब अधिक है तो कितने हो जाएंगे हमारे? 5/4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे? 5/4 हो जाएंगे। 5/4 हो जाएंगे। अब देखिए 4 से कितनी बार कट जाएगा हमारा? 5 से। 5 8 जा 40, 4 8 जा 32। तो हमारे पासिंग मार्क्स यहाँ से कितने निकल के आ गए? 32% निकल के आ गए। कितने परसेंट आ गए? 32% आ गए पासिंग मार्क्स। जब पासिंग मार्क्स 32% आ गए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 30 + 30 25%। 30 + 25 किसके बराबर हो जाएंगे? 32 के परसेंट बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे आपके? सॉरी फ्रेंड, 30 + 25 किसके बराबर हो जाएंगे? 32% के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से एक बात समझ में आई आपके? 30 + 25 किसके बराबर हो जाएंगे? 32% के बराबर हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड। अब यहाँ से 2% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? यहाँ से 2% की वैल्यू आ गई हमारी 25 आ गई। कितनी आ गई? हमें 25 आ गई। पर हमें क्या निकालना है? पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे? 32%। तो 32% की क्या हो जाएगी? इसका कितना गुना है? 16 गुना। तो इसका 16 गुना कितना हो जाएगा? 25 का 16 गुना। अब 25 का 16, 25 को क्या लिखते हैं? 100/4 मल्टीप्लाई बाई 16। 4 से 4 बार और कितना आ गया हमारा? 400 आ गया। पासिंग मार्क्स कितने आ गए? 400 आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको पहली लाइन तो अच्छे से समझ में आ गई। 30% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक प्राप्त करता है। मैंने पासिंग मार्क्स कैसे निकाले एक बार और ये चीज़ और देखिए। इसमें कह रहा है जबकि बी जो है अधिकतम अंक का 40% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? 40% प्राप्त करता है। जो हमारे पासिंग मार्क्स से 25% ज़्यादा है। 40% अंक प्राप्त कर रहा है वो, जो हमारे पासिंग मार्क्स से कितने परसेंट ज़्यादा है? 25%। मतलब 1/4 ज़्यादा है। 1/4 ज़्यादा है तो 4 तो है ही है और 1 ज़्यादा हो गया तो 5/4 ज़्यादा हो गए। तो 40% किसके बराबर हो गया? पासिंग मार्क्स के 5/4 के बराबर हो गया। हमने यहाँ से काट दिया 5/40 और 4 8 कितने हो गए? 32। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए हमारे? 32% हो गए। कितने हो गए? 32%। वही हमने वैल्यू पुट कर दी, तुम्हारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। यदि किसी आयत की लंबाई को 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 16 से 2/3% घटा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? बहुत सिंपल सवाल है। 37 से 1 कितना होता है हमारा? 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8। और 16 से 2/3 कितना होता है हमारा? 1/6 होता है। कितना होता है हमारा? 1/6 होता है। अब देखिए पहले क्या हो रहा है, यहाँ लिख लेंगे हम लंबाई, लेंथ है, ब्रेथ और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया। ठीक है। पहले हो रहा है, पहले क्या हो रहा है? पहले लेंथ कितनी है? 8। पहले कितनी है लेंथ? 8 और ब्रेथ कितनी है? पहले 6। तो एरिया कितना हो जाएगा? 8 6 कितने हो गए हमारे? 48 हो गया। सिंपल सी बात है। तो हमारा जो इनिशियल लेंथ है पहले 8 है और इनिशियल ब्रेथ कितनी है? 6। तो एरिया कितना हो गया? 48 हो गया। अब ये हो रहा है बढ़ रहा है, ये कितना हो रहा है? कम हो रहा है। तो 8 से कितना बढ़ेगा? 3 हो गया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? कम हो रही है। तो 6 से कितनी हो रही है? 5 हो रही है। अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब हमारा एरिया कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितना हो गया एरिया में? डिफरेंस कितना हो गया? 7 का। वो किस पर होगा आपका? 7 का डिफरेंस किस पर होगा आपका? 48 पर होगा। इनिशियल पर ही तो होगा।
48 मल्टीप्लाई बाई 100, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर इसका आएगा 14.58। कितना आ जाएगा? 14.58%। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो करीब करीब 2 बार जाएगा, करीब करीब 2 पॉइंट कुछ बार जाएगा, ठीक है। तो 2 7 या 40, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 14.58% आंसर हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए लेंथ क्या हो रही है, पहले 3/8 बढ़ रही है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जानी चाहिए अब तक तो, क्योंकि मैंने आपको पहले दूसरे पार्ट में फ्रैक्शन वैल्यू से ही सवाल कराए हैं। 37 से 1/2% की क्या हो गई? 3/8 हो गई। 16 से 2/3 की हो क्या हो गई? 1/6 हो रही है। तो 3/8 तो वो इंक्रीज हो रही है, और 1/6 क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो 8 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। और 6 से कितनी हो रही है? 5 हो रही है। तो 8 से अगर 6 हो रही है तो एरिया कितना होगा? 48। 11 से 5 हो रही है तो एरिया कितना होगा? 55 हो गया। एरिया में जो हमारा इंक्रीजमेंट है, हमारा कितना है? 7 का इंक्रीजमेंट है। वो किस पर होगा? इनिशियल पर होगा, 48 पर होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा आंसर हो गया 14.58%। अगला सवाल देखिए, सेम टाइप सेम सवाल अगला भी देखिए। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई में 14, अब जो 44/4/9 किस परसेंट किसके बराबर होगा? 4/9 के बराबर हो गया, 4/9। और 11 से 1/9% किसके बराबर हो गया? 1/9 हो गया। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया 11 से 1/9% किसके बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। तो इसका कितना है? मल्टीप्लाई 4 है, तो क्या हो गया? इसका 4/9 हो गया। पहले क्या हो रहा है? बढ़ा दी जा रही है लेंथ, ब्रेथ और एरिया। उसी तरीके से पहले लेंथ कितनी है? 9, और पहले ब्रेथ कितनी है? 9। तो एरिया कितना होगा? 81। अब फिर लेंथ क्या हो रही है? पहले बढ़ रही है, कितनी हो रही है? बढ़ रही है। तो पहले अब लेंथ कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, 4 बढ़ रही है तो। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी? फिर कितनी हो जाएगी? 9 से 1 कम हो रही है तो 8 हो गई। 9 से 1 कम होगी, कितनी होगी? 8 हो गई। तो एरिया कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा हमारा एरिया। आज थोड़ा काम कम कर रहा है। एरिया कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81 से 104 हो रहा है। 81 से क्या हो रहा है? 104 हो रहा है। तो 23 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है आपका? 23 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ेगा? वो 81 पर बढ़ेगा। 23 जो आपका बढ़ रहा है किस पर बढ़ेगा? 81 पर बढ़ेगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा? 100। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया? 2300/81 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारा? 28.39%। आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 28.39%। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। लास्ट सवाल है हमारा। लास्ट सवाल देखिए, दीपक अपनी आय का 40% खर्चा मकान के किराए पर करता है, शेष का वह 10% यात्रा पर करता है, और बचे हुए का शेष का 16 सही। पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 2/5। 10% की 1/10। 10% की कितनी होगी हमारी? 1/10 हो गई। और 16 से 2/3% की क्या हो गई हमारी? 1/6 हो गई। कितनी हो गई? 1/6 हो गई, ठीक है। अब वो ये तो इनिशियल हो गई, और ये खर्च कर रहा है, तो 5 से 2 खर्च कर रहा है तो कितने बचे? 3 बचे। 10 में से 1 खर्च कर रहा है तो कितने बचे? 9 बचे। और वो 6 में से 1 खर्च कर रहा है तो कितने बचे? 5 बचे। मैंने आपको बताया जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 5 से 5 कट रहा है, 3 से कितने बार कट रहा है? 2 बार। तो 10 10 टू कितने हो गए? 20 हो गए। और यहाँ कितना आ गया हमारा? 9 आ गया, ठीक है। अब जो 9 की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? बचत के बराबर हो जाएगी। कितनी हमारी बचत कितनी है? 6750। कितनी है हमारी? 6750। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 6750। तो हम 1 की निकाल लेंगे। 6750 में क्या करके? डिवाइड करके 9 का। 9 7 जा 63। 9 7 जा कितने हो गए हमारे? 63। 4 बचे, 750 आ गई। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 750 के बराबर आ गई। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 15,000 के बराबर। 20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 15,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो वो पूछ रहा है भोजन पर कितना खर्च कर रहा है। भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 16 से 2/3%। 16 होल 2/3% ही तो खर्च कर रहा है। तो वो किसके बराबर? 1/6 के बराबर। 15,000 का 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 2500। कितना आ जाएगा हमारा? 2500। हमारा आंसर क्या होगा? 2500। उम्मीद करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट आपके आज के क्वेश्चन का समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से सारे सवाल समझ में आए हैं। थोड़ा ब्रुश में प्रॉब्लम थी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, पर मैंने आपको एक एक सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया है बहुत। देखिए मैंने इस सवाल को एक बार देखिए कैसे कराया है। पहले सबकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारा मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? जो भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको हमारी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना, ठीक है। उसके बाद
40% खर्च कर रहा है तो 5 से 2 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है। 1/10 है, 10 से जो हमारी नीचे होती है वो इनिशियल होती है, इस बात को आप याद रखिए। जो हमारी नीचे होती है वो इनिशियल होती है, जो ऊपर होती है वो खर्च होता है। ठीक है, 10 से 1 खर्च हो गया तो कितना बचा, 9 बचा। 6 से 1 खर्च हो गया तो कितना बचा, 5। सबका मल्टीप्लाई कर लिया तो 9 की वैल्यू इसके बराबर हो गई। 1 की 750, 20 की 15,000, और हमने भोजन पर कर रहा है वो 1/6, तो 2500 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर फ्रेंड आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हुई, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं शाम को नंबर सीरीज के अगले पार्ट के साथ, वो भी आप देखते रहिए। कल मैंने आपको कैलकुलेशन की भी एक ट्रिक्स खिलाई थी, पार्ट 1 लाया था, उसका आज पार्ट 2 आएगा। तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की और आपकी जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट सवाल करने की। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।